कहानी की शुरुआत इटली से होती है, जहां एक आदमी चुपचाप एक आलीशान हवेली के बाहर खड़ा होता है। बाहर से देखने पर वह बिल्कुल आम इंसान लगता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही इरादा दिखाई देता है। वह इस हवेली को खरीदने या देखने नहीं आया, बल्कि चाहता है कि कुछ ही मिनटों में यह पूरी जगह आग की लपटों में बदल जाए। यही आदमी विंसेंजो कसानो है, जो जन्म से कोरियन है, लेकिन कई सालों से इटली की सबसे ताकतवर माफिया फैमिली का हिस्सा बनकर रह रहा है। वह सिर्फ एक वकील नहीं, बल्कि ऐसा आदमी है जो कानून और माफिया दोनों की दुनिया को बराबर समझता है। कुछ दिन पहले विंसेंजो के गोद लेने वाले पिता और कसानो फैमिली के मुखिया फैबियो कसानो की मौत हो चुकी होती है। अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए विंसेंजो दूसरी माफिया फैमिली के एक बड़े आदमी से मिलने पहुंचता है। वह उसे समझौते का प्रस्ताव देता है, लेकिन सामने वाला आदमी घमंड में उसकी बात सुनने से भी इनकार कर देता है। उसे पूरा यकीन होता है कि फैबियो के मरने के बाद अब कसानो फैमिली पहले जैसी ताकत नहीं रखती। विंसेंजो बिना बहस किए वहाँ से उठ जाता है, क्योंकि उसका जवाब शब्दों में नहीं बल्कि अपने अगले कदम में छिपा होता है। जैसे ही विंसेंजो बाहर निकलता है, उसी वक्त एक छोटा जहाज हवेली के ऊपर से गुजरते हुए पूरे इलाके पर एक तरल पदार्थ छिड़क देता है। वहाँ मौजूद लोग इसे खेतों में होने वाले आम स्प्रे की तरह नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगले ही पल विंसेंजो माचिस जलाकर जमीन पर फेंक देता है। देखते ही देखते पूरी हवेली आग की लपटों में घिर जाती है, क्योंकि ऊपर से गिराया गया तरल असल में पेट्रोल होता है। अपना काम पूरा करने के बाद विंसेंजो अपने पिता के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचता है। वहीं उसकी मुलाकात फैबियो के असली बेटे पावलो से होती है। पावलो के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि उसके पिता अपने बेटे से ज्यादा भरोसा विंसेंजो पर करते थे। रात होते ही वह अपने 3 आदमियों को विंसेंजो को मारने भेज देता है, लेकिन विंसेंजो पहले से तैयार होता है। वह बिना घबराए तीनों हमलावरों को खत्म कर देता है और फिर सीधे पावलो को फोन करके साफ कहता है कि अगर उसने पीछा नहीं छोड़ा तो अगली लाश उसकी होगी। अब विंसेंजो समझ चुका होता है कि इटली में रुकना बेकार है, इसलिए वह कोरिया लौटने का फैसला करता है। सफर के दौरान उसके दिमाग में बार बार एक पुराना राज घूम रहा होता है। कई साल पहले उसने कोरिया में एक खास इमारत के नीचे एक गुप्त तिजोरी बनवाई थी, जहां एक चीनी कारोबारी ने अपनी अरबों की सोने की प्लेटें छिपाई थीं। अब वह कारोबारी मर चुका है और उस खजाने की असली जानकारी बहुत कम लोगों के पास बची है। विंसेंजो जानता है कि कोरिया पहुंचते ही उसकी असली कहानी शुरू होने वाली है। कोरिया पहुंचते ही विंसेंजो एयरपोर्ट से एक टैक्सी लेकर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। सफर के दौरान ड्राइवर बड़े आराम से उससे बातें करता है और उसे पानी की एक बोतल देता है। विंसेंजो बिना किसी शक के वह पानी पी लेता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी आंखें भारी होने लगती हैं और वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके हाथ बंधे होते हैं। ड्राइवर अपने एक साथी के साथ उसका सारा सामान निकाल चुका होता है। दोनों उसे बेरहमी से पीटते हैं, दोबारा बेहोश करते हैं और सड़क किनारे छोड़कर फरार हो जाते हैं। दूसरी बार होश आने पर विंसेंजो के पास कुछ भी नहीं बचता। उसका पासपोर्ट, पैसे और बाकी सामान सब गायब हो चुका होता है। वह आसपास नजर दौड़ाता है तो जमीन पर कुछ सिक्के पड़े मिल जाते हैं। वही थोड़े से पैसे उसके काम आते हैं और वह बस का टिकट लेकर किसी तरह सियोल पहुंच जाता है। शहर पहुंचते ही वह सीधे उस पुरानी इमारत के सामने खड़ा होता है, जिसे देखकर उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि यही वह जगह होती है जहां उसका असली मकसद छिपा हुआ है। इसके बाद कहानी कुछ साल पीछे जाती है। एक चीनी कारोबारी जो अपराध की दुनिया का भी हिस्सा होता है, विंसेंजो से अपनी दौलत छिपाने का सुरक्षित तरीका मांगता है। विंसेंजो अपने भरोसेमंद साथी चो के साथ मिलकर कोरिया में एक इमारत खरीदता है और उसके नीचे एक बेहद गुप्त तिजोरी तैयार करवाता है। उस तिजोरी तक पहुंचने का रास्ता ऐसा बनाया जाता है कि अगर कोई जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करे तो पूरी इमारत उसी पर गिर जाए। कारोबारी इस योजना से खुश होकर अपनी सारी सोने की प्लेटें वहीं रखवा देता है। कुछ समय बाद उसकी मौत हो जाती है और वह पूरा खजाना उसी जगह दफन रह जाता है। वर्तमान में लौटकर विंसेंजो चो से मिलता है और इमारत की मौजूदा हालत के बारे में पूछता है। चो उसे बताता है कि अब वहाँ कई किराएदार रहते हैं और हर मंजिल पर अलग अलग कारोबार चल रहा है। ये सुनकर विंसेंजो समझ जाता है कि सीधे इमारत गिराना अब आसान नहीं होगा। वह फैसला करता है कि पहले किसी बहाने सभी किराएदारों को कुछ समय के लिए बाहर करना पड़ेगा, तभी वह नीचे छिपे सोने तक पहुंच सकेगा। लेकिन उसकी यह योजना पूरी होने से पहले एक नई मुसीबत उसके सामने आ खड़ी होती है। अगली सुबह बैबल कंपनी का एक प्रतिनिधि इमारत में पहुंचता है और उसे खरीदने के लिए बहुत बड़ी रकम की पेशकश करता है। विंसेंजो बिना देर किए यह प्रस्ताव ठुकरा देता है। प्रतिनिधि खाली हाथ लौट जाता है, लेकिन उसी रात बैबल अपने असली तरीके अपनाता है। हथियारबंद लोग चो के घर में घुसकर उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं और दबाव डालकर
उससे इमारत बेचने वाले कागजों पर दस्तखत करवा लेते हैं। अगले दिन जो घबराया हुआ विंसेंजो को सारी बात बताने के लिए फोन करता है, लेकिन बात पूरी होने से पहले एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। चूंकि गाड़ी पर हुए हमले की खबर मिलते ही विंसेंजो समझ जाता है कि बैबल अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उधर चो अस्पताल पहुंच जाता है, जबकि दूसरी तरफ बैबल के गुंडे सीधे गुम्बा प्लाजा में घुस जाते हैं। वे सभी किराएदारों को साफ शब्दों में बताते हैं कि उनके पास इमारत खाली करने के लिए सिर्फ 7 दिन है। कोई भी किराएदार उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। देखते ही देखते बहस धक्का मुक्की में बदल जाती है और पूरा माहौल तनाव से भर जाता है। इसी दौरान चायांग अपने पिता यूचान के साथ वहां पहुंचती है। दोनों किराएदारों का पक्ष लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुंडे किसी की बात सुनने के बजाय अपनी ताकत दिखाना शुरू कर देते हैं। तभी विंसेंजो वहां पहुंच जाता है। वह बिना वक्त गंवाए एक गुंडे को नीचे गिरा देता है और उनके लीडर को पकड़कर खिड़की के बाहर लटका देता है। कुछ पल के लिए पूरा हॉल शांत हो जाता है, लेकिन लीडर अपने आदमियों को हमला करने का इशारा कर देता है। लड़ाई शुरू होने ही वाली होती है कि पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और मामला वहीं रुक जाता है। हंगामा खत्म होने के बाद विंसेंजो और यूचान पहली बार आराम से बैठकर बात करते हैं। दोनों को समझ आ जाता है कि उनका दुश्मन एक ही है। यूचान का मकसद बैबल को कानून के जरिए रोकना होता है, जबकि विंसेंजो किसी भी कीमत पर इस इमारत को बचाए रखना चाहता है। दूसरी तरफ अस्पताल में जो विंसेंजो को याद दिलाता है कि अगर बैबल ने इमारत की खुदाई शुरू कर दी तो नीचे छिपे सोने का राज ज्यादा देर तक छिपा नहीं रहेगा। अब दोनों जानते हैं कि उनके पास बहुत कम समय बचा है। इसके बाद पुराने दिनों की एक और झलक दिखाई जाती है। गुप्त तिजोरी बनने के बाद माफिया उस जगह पर काम करने वाले हर आदमी का पूरा हिसाब रखता है। सोना सुरक्षित पहुंचाने का काम पूरा होते ही दूसरी टीम उन सभी लोगों को खत्म कर देती है, ताकि उस तिजोरी का राज किसी और तक न पहुंचे। वर्तमान में लौटकर विंसेंजो यूचान से कहता है कि उन्हें हर हाल में कानूनी प्रक्रिया लंबी करनी होगी। जितने दिन किराएदार इमारत में रहेंगे उतने दिन बैबल उसे गिरा नहीं सकेगा, और यही वक्त विंसेंजो के सबसे ज्यादा काम आने वाला होता है। शाम को चायांग विंसेंजो को डिनर पर बुलाती है। बातचीत के दौरान वह बताती है कि वह वुसांग लॉ फर्म में काम करती है और बैबल उसी फर्म का सबसे बड़ा क्लाइंट है। दूसरी तरफ बैबल का चेयरमैन सोंगो आइस हॉकी रिंक पर एक रहस्यमयी आदमी से मिलता है। कुछ ही पल में माहौल बदल जाता है और वह आदमी हॉकी स्टिक से सोंगो की बेरहमी से पिटाई कर देता है। उधर चायांग अपनी कंपनी की एक मीटिंग में पहुंचती है। वहां की बातें सुनकर पहली बार उसके मन में शक पैदा होता है कि जिस कंपनी का वह बचाव कर रही है उसके इरादे उतने साफ नहीं हैं जितने अब तक उसे बताए गए थे। बैबल के ऑफिस में काम करने वाला जंग गलती से अपने बॉस की फोन पर हुई बातचीत सुन लेता है। उसी बातचीत से उसे पता चलता है कि अब कंपनी को गुम्बा प्लाजा खाली करवाने की पूरी मंजूरी मिल चुकी है। इतना ही नहीं, इमारत को गिराकर वहां एक नई रिसर्च लैब बनाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी होती है। ये खबर मिलते ही वह तुरंत चायांग तक यह बात पहुंचा देता है। अब विंसेंजो समझ जाता है कि अगर उसने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया तो बैबल बहुत जल्द अपना काम शुरू कर देगा। विंसेंजो उसी दिन सभी किराएदारों को एक साथ इकट्ठा करता है और उन्हें एक छोटा सा उत्सव आयोजित करने का सुझाव देता है। अगले दिन जब बैबल के गुंडे बुलडोजर लेकर इमारत के बाहर पहुंचते हैं तो उनके सामने बिल्कुल अलग नजारा होता है। पूरी बिल्डिंग रंग बिरंगी सजावट से भरी होती है और सभी लोग खुशी से कार्यक्रम मना रहे होते हैं। विंसेंजो ने पहले ही इटली के राजदूत को वहां बुला लिया होता है, जबकि पुलिस भी मौके पर मौजूद रहती है। ऐसी हालत में गुंडे चाहकर भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाते और खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। आने वाले दिनों में विंसेंजो खुद को कोरिया के कानून पढ़ने में लगा देता है। उसका मकसद साफ होता है, जितना ज्यादा वक्त वह कानूनी तरीके से हासिल करेगा उतनी देर तक बैबल इमारत को हाथ नहीं लगा पाएगा। इसी दौरान यूचान के पास बैबल की दवाइयों पर काम करने वाले एक वैज्ञानिक का फोन आता है। वह बताता है कि कंपनी की कई दवाइयों के गंभीर साइड इफेक्ट सामने आए हैं। इतना ही नहीं, एक नई दवा के परीक्षण के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। वैज्ञानिक को डर होता है कि अगर उसने सच बाहर निकाला तो बैबल उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यूचान वैज्ञानिक को अदालत में गवाही देने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह पहले अपनी सुरक्षा की गारंटी मांगता है। यूचान पूरी कोशिश का भरोसा देता है, फिर भी वैज्ञानिक फैसला टाल देता है। इसी बीच यूचान को मिजो का फोन आता है, जिसे उसने पहले एक केस में बचाया था। विंसेंजो भी उससे मिलने अस्पताल पहुंचता है। मिजो उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन विंसेंजो कुछ पल तक उसे खामोशी से देखता रहता है। इसके बाद वह सीधे बैबल के प्रतिनिधि से मिलता है और उससे इमारत से जुड़े काम को 2 महीने तक रोकने की मांग करता है। बैबल के लिए यह रुकना आसान नहीं होता, इसीलिए कंपनी इमारत से जुड़े जिम्मेदार अधिकारी पर दबाव बनाती है, मगर विंसेंजो पहले ही उसके खिलाफ कई सबूत इकट्ठा कर चुका होता है। वह उसकी निजी जिंदगी से जुड़े राज उसके सामने रखता है और साफ कर देता है कि फैसला सोच समझकर करे। आखिरकार वह अधिकारी बैबल को फोन करके
कार्रवाई रोकने के लिए कह देता है। इस तरह विंसेंजो पहली बड़ी कानूनी लड़ाई अपने नाम कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ बैबल भी अपनी अगली चाल चल चुका होता है और उसका निशाना अब उन लोगों पर होता है जो कंपनी के खिलाफ सच सामने ला सकते हैं। बैबल अपनी अगली चाल चलते हुए उस होटल को निशाना बनाता है जहां रिसर्च टीम के कुछ सदस्य ठहरे हुए होते हैं। रात के सन्नाटे में जोरदार धमाका होता है और पूरा होटल अफरा तफरी में बदल जाता है। अगली सुबह यूचान जब ये खबर देखता है तो उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह कोई हादसा नहीं है। उसे यकीन हो जाता है कि बैबल उन सभी लोगों को रास्ते से हटा रहा है जिन्हें उसकी दवाइयों की सच्चाई पता है। वह बिना देर किए घटना स्थल पर पहुंचता है, लेकिन वहां पुलिस पहले से ही मामले को जल्दी बंद करने की तैयारी कर रही होती है। यूचान पुलिस को सही तरीके से जांच करने के लिए कहता है, लेकिन उनकी दिलचस्पी सच सामने लाने में बिल्कुल नहीं होती। तभी विंसेंजो उसकी नजर उस जगह खड़े 2 संदिग्ध आदमियों की तरफ दिलाता है। अपने पुराने माफिया अनुभव की वजह से वह समझ जाता है कि उन लोगों की मौजूदगी किसी बड़े खतरे का इशारा है। वह यूचान को शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि इस वक्त जरा सी गलती उन्हें भी निशाना बना सकती है। दोनों वहाँ से निकल तो जाते हैं, लेकिन अब उन्हें साफ दिखाई देने लगता है कि बैबल अपने हर राज को लाशों के नीचे दबा रहा है। इसी दौरान वकील चोए की मुलाकात बैबल के चेयरमैन सोंगो से होती है। मीटिंग खत्म होने के बाद भी उसके मन में एक सवाल बना रहता है। उसे यकीन नहीं होता कि इतना कमजोर और घबराया हुआ आदमी इतनी बड़ी कंपनी चला सकता है। उसे शक होने लगता है कि सोंगो सिर्फ सामने रखा गया चेहरा है और असली ताकत किसी और के हाथ में है। दूसरी तरफ यूचान एक बार फिर वैज्ञानिक से संपर्क करता है। इस बार वैज्ञानिक पहले से ज्यादा डरा हुआ होता है। वह गवाही देने के करीब पहुंच जाता है, लेकिन आखिरी फैसला करने से पहले थोड़ा और समय मांग लेता है। उधर चायंग की मुलाकात छोए से होती है। दोनों के बीच बातचीत से ज्यादा टकराव दिखाई देता है। इसके बाद चायंग अपने पिता के ऑफिस पहुंचती है, जहां यूचान उसके फैसलों पर सवाल उठाता है। दोनों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि चायंग गुस्से में वहां से चली जाती है। उसी रात वैज्ञानिक जिस होटल में छिपा होता है, वहाँ एक नकली पुलिस अधिकारी उसके कमरे का दरवाजा खटखटाता है। वह पूछताछ का बहाना बनाकर उसे बाहर निकालना चाहता है, लेकिन वैज्ञानिक उसकी चाल समझ जाता है। वह खिड़की से नीचे उतरकर जान बचाने की कोशिश करता है और भागते हुए यूचान को फोन मिलाता है। उसी वक्त विंसेंजो की नजर उस कॉल पर पड़ती है। वह हालात को समझते हुए तुरंत वहां पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन बैबल के हत्यारे वैज्ञानिक तक पहले पहुंच जाते हैं। कुछ ही पलों में उसकी हत्या कर दी जाती है और एक अहम गवाह हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ यूचान जैसे ही वापस इमारत के अंदर जाता है, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक शीशा तोड़ता हुआ सीधे उसकी तरफ बढ़ता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि यूचान मौके पर ही दम तोड़ देता है, जबकि विंसेंजो गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। चायंग अपने पिता यूचान के अंतिम संस्कार के बाद सीधे अस्पताल पहुंचती है। वहां विंसेंजो अब भी इलाज के अधीन होता है। जैसे ही उसे होश आता है, वह सबसे पहले यूचान के बारे में पूछता है। यूचान की मौत की खबर सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वह तुरंत समझ जाता है कि यह कोई सड़क हादसा नहीं था। उसके पास अभी कोई ठोस सबूत नहीं होता, लेकिन उसे पूरा यकीन हो जाता है कि इस हमले के पीछे बैबल का ही हाथ है। कुछ दिन बाद चायंग भी उसी नतीजे पर पहुंचती है। वह खबरों में देखती है कि बैबल की दवाइयों पर काम करने वाला मुख्य वैज्ञानिक भी समुद्र किनारे मृत मिला है। अब उसके सारे शक यकीन में बदल जाते हैं। वह बिना देर किए वुसांग लॉ फर्म पहुंचती है और सबके सामने अपना इस्तीफा दे देती है। उसी वक्त चोए भी वहां मौजूद होती है। वह चायंग का मजाक उड़ाती है और कहती है कि बड़ी कंपनियों के खिलाफ खड़े होने की कीमत हर कोई नहीं चुका सकता। लेकिन इस बार चायंग बिना जवाब दिए वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ विंसेंजो उस जगह पर वापस जाता है जहां यूचान की मौत हुई थी। वह पूरे इलाके की बारीकी से जांच करता है और कई अहम सुराग अपने पास इकट्ठा कर लेता है। इसके बाद वह अपने साथी चो को फोन करके अगली तैयारी शुरू करने के लिए कहता है। उसी रात सोंगो जब अपने घर लौटता है तो उसके बिस्तर पर कई सिरिंज रखी होती हैं। ये किसी हमले की नहीं, बल्कि विंसेंजो की साफ चेतावनी होती है कि अब खेल बदल चुका है और अगला निशाना कोई भी हो सकता है। अगले दिन चायंग गुम्बा प्लाजा पहुंचकर सभी किराएदारों से वादा करती है कि अब वह अपने पिता का अधूरा मिशन पूरा करेगी। उसकी बात खत्म भी नहीं होती कि 2 पुलिस अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं। वे फर्जी आरोपों के आधार पर चायंग को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं। जैसे ही विंसेंजो को इसकी खबर मिलती है, वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वह अधिकारियों से गिरफ्तारी के सबूत मांगता है, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होता। आखिरकार मजबूर होकर पुलिस चायंग को रिहा कर देती है। पुलिस स्टेशन के बाहर जंग पहली बार खुले तौर पर विंसेंजो से मिलता है। वह खुद को उसका बड़ा प्रशंसक बताता है और दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश करता है। शुरुआत में उसकी बातें बिल्कुल सामान्य लगती हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका अजीब रवैया साफ दिखाई देने लगता है। इसके बाद विंसेंजो चायंग को उस ट्रक ड्राइवर से मिलाने ले
ले जाता है जिसने यूचान की हत्या वाले दिन गाड़ी चलाई थी। पहले वह कुछ भी बताने से इनकार करता है, लेकिन जब विंसेंजो उसे याद दिलाता है कि उसकी सजा असामान्य रूप से कम कर दी गई है और जेल के अंदर भी उसकी पहुंच हो सकती है, तब वह डर जाता है। आखिरकार वह एक नाम बता देता है, हालांकि यह भी साफ कर देता है कि उसने उस असली आदमी को कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। विंसेंजो ट्रक ड्राइवर से पूछताछ पूरी करने के बाद वहां से निकलने लगता है, लेकिन जाते जाते जानबूझकर ऊंची आवाज में कह देता है कि अब यह आदमी अदालत में गवाही देने के लिए तैयार हो गया है। उसकी यह बात पास खड़े एक पुलिस अधिकारी के कानों तक पहुंच जाती है। उसी रात कुछ कैदी ट्रक ड्राइवर की बैरक में पहुंचते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि ड्यूटी पर मौजूद पुलिस वाला सब कुछ अपनी आंखों से देखता रहता है, लेकिन किसी को रोकने की कोशिश नहीं करता। विंसेंजो समझ जाता है कि इस पूरे खेल में सिर्फ अपराधी ही नहीं बल्कि व्यवस्था के कुछ लोग भी शामिल हैं। अगले दिन विंसेंजो बैबल के एक प्रतिनिधि को रास्ते में रोक लेता है। वह उसे अपने साथ ले जाकर कड़ी पूछताछ करता है और उसी के जरिए उस आदमी तक पहुंचने का इंतजाम करता है जिसने ट्रक ड्राइवर को आदेश दिया था। दोनों उसके कब्जे में आ जाते हैं। विंसेंजो उनकी पिस्तौल देखकर तुरंत पहचान लेता है कि यह न पुलिस की है और न सेना की। इससे उसे यकीन हो जाता है कि उनके संबंध बहुत ऊंचे स्तर तक जुड़े हुए हैं। वह यूचान की हत्या का असली आदेश देने वाले का नाम पूछता है, लेकिन सामने वाला लगातार चुप रहता है। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो विंसेंजो ऐसा कदम उठाता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। वह बैबल के प्रतिनिधि को गोली मार देता है। यह देखकर दूसरा आदमी पूरी तरह टूट जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वह यूचान की हत्या से जुड़ी सारी जानकारी उगल देता है। इसके बाद विंसेंजो सीधे वकील चोए तक अपना संदेश पहुंचाता है। वह उसे एक लॉन्ड्री स्टोर में फंसा देता है और फोन पर बात करते हुए उसके सामने तेज रफ्तार ट्रक भेजता है। आखिरी पल में ट्रक रुक जाता है। विंसेंजो साफ कर देता है कि यूचान की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि पहले से रची गई साजिश थी और अब इस साजिश में शामिल हर व्यक्ति की बारी आने वाली है। उधर बैबल की रिसर्च लैब में एक सफाई टीम पहुंचती है और कुछ घंटों के लिए सभी वैज्ञानिकों को बाहर भेज दिया जाता है। उन्हीं कर्मचारियों के बीच विंसेंजो भी मौजूद होता है। मौका मिलते ही वह पूरी लैब में पेट्रोल फैला देता है और जाते वक्त अपना लाइटर नीचे गिरा देता है। कुछ ही सेकंड में पूरी इमारत आग की लपटों में घिर जाती है। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बैबल के प्रतिनिधि को लगी गोली असली योजना का हिस्सा थी। विंसेंजो ने उसी डर का फायदा उठाकर दूसरे आदमी से पूरी सच्चाई निकलवाई थी। जब सोंगो जलती हुई लैब तक पहुंचता है तो उसके सामने करोड़ों का नुकसान हो चुका होता है। तभी एक और धमाका होता है और वह पीछे जा गिरता है। धुएं के बीच एक महंगी कार वहां आकर रुकती है। उससे उतरने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि जंग होता है, जो अब तक खुद को एक साधारण इंटर्न वकील दिखाता आया था। उसी पल असली सच सामने आता है कि बैबल का असली मालिक वही है और अब तक सबको धोखा देता रहा है। विंसेंजो और उसकी टीम वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वे सभी लोग जिनकी कभी यूचान ने मदद की थी अब चायांग के साथ खड़े होने लगते हैं। अगले दिन विंसेंजो एक जिम पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात सोंगो से होती है। वह खुद को बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह पेश करता है और बातचीत के दौरान जानबूझकर उससे कई छोटे छोटे सवाल पूछता है। कुछ ही मिनटों में विंसेंजो समझ जाता है कि सोंगो फैसले लेने वाला आदमी नहीं है। उसके व्यवहार से साफ दिखाई देता है कि कोई दूसरा व्यक्ति पर्दे के पीछे बैठकर पूरी कंपनी चला रहा है। अब विंसेंजो का ध्यान बैबल के मेडिकल डायरेक्टर गिल की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसके पास कंपनी के सबसे बड़े राज मौजूद हैं। उधर बैबल की दवाइयों से प्रभावित लोग अचानक अपना केस वापस लेने की बात करने लगते हैं। उन्हें किसी अनजान बिचौलिए की तरफ से बड़ी रकम का लालच दिया गया होता है। चायांग उन सभी लोगों को अपने पिता के पुराने ऑफिस में बुलाती है और उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करती है कि अगर वे इस वक्त पीछे हट गए तो बैबल हमेशा के लिए बच जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी जान और अपने परिवार की सुरक्षा को देखते हुए समझौते के पैसे लेना ही बेहतर समझते हैं। चायांग समझ जाती है कि बैबल सिर्फ अदालत में नहीं बल्कि पैसों के दम पर भी लड़ाई लड़ रहा है। इसी बीच बैबल एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करता है जहां नई दवा पर काम करने वाली टीम का सम्मान किया जा रहा होता है। सोंगो मंच पर खड़े होकर सभी की तारीफ करता है। तभी अचानक एक रिसर्चर के मुंह से खून निकलने लगता है और वह सबके सामने जमीन पर गिर पड़ता है। पूरा कार्यक्रम अफरा तफरी में बदल जाता है। दूसरी तरफ गुम्बा प्लाजा की पिंजा दुकान में कुछ गुंडे पहुंचते हैं और झूठा आरोप लगाते हैं कि उनके खाने में कील निकली है। उनका मकसद दुकान को बदनाम करके सोशल मीडिया पर उसकी छवि खराब करना होता है। विंसेंजो सही समय पर वहां पहुंच जाता है और उन्हें रोक देता है। बात कुछ ही सेकंड में हाथापाई तक पहुंच जाती है। गुंडे एक साथ उस पर हमला करते हैं, लेकिन विंसेंजो अकेला ही सबको जमीन पर गिरा देता है।
आखिर में उनका लीडर ही बचता है। विंसेंजो उससे पहले पिज्जा का पूरा बिल चुकाने को कहता है। डर के मारे वह तुरंत पैसे देता है और अपने लोगों के साथ वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद चायांग अकेले में विंसेंजो से उसी दांव के बारे में पूछती है जो उसने लड़ाई के दौरान इस्तेमाल किया था। दोनों की बातचीत धीरे धीरे हल्के मजाक में बदल जाती है, लेकिन तभी जंग वहाँ पहुंचकर माहौल बदल देता है। दोनों के बीच बहस शुरू होती है और आखिर में वे तीखा खाना खाने की अजीब चुनौती पर सहमत हो जाते हैं। अगले दिन विंसेंजो फिर से गुम्बा प्लाजा के सभी किराएदारों को इकट्ठा करता है। वह उन्हें बताता है कि उनके रहने का नया इंतजाम हो चुका है। मरम्मत पूरी होने तक सभी लोग दूसरी इमारत के अपार्टमेंट में बिना किराया दिए रह सकेंगे और काम खत्म होने पर वापस अपनी जगह लौट आएंगे। दूसरी तरफ विंसेंजो उस बिचौलिए तक भी पहुंच जाता है जिसने बैबल की तरफ से पीड़ित लोगों को रिश्वत देने की कोशिश की थी। वह उसकी छिपी हुई दौलत अपने कब्जे में लेकर वह रकम जरूरतमंद संस्थाओं तक पहुंचा देता है। इसके बाद वह और चायांग सीधे चोए के ऑफिस पहुंचते हैं। जैसे ही चोए विंसेंजो की आवाज सुनती है, उसे लॉन्ड्री स्टोर वाली रात याद आ जाती है और पहली बार उसे शक होने लगता है कि उस पूरी कार्रवाई के पीछे वही आदमी था। एक दिन बाद दोनों पक्ष अदालत के बाहर आमने सामने आते हैं। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि विंसेंजो सिर्फ केस की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसकी असली योजना कुछ और होती है। उसे पहले से पता होता है कि इस सुनवाई में उनके जीतने की संभावना बहुत कम है, इसलिए वह गुम्बा प्लाजा के सभी किराएदारों को अदालत के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए तैयार करता है। जैसे ही माहौल गर्म होता है, अदालत के लिए सुनवाई तय समय पर शुरू करना मुश्किल हो जाता है और बैबल की योजना एक बार फिर टल जाती है। दूसरी तरफ अगली सुनवाई से पहले चोए और उसका बॉस चुपके से जज से मिलने पहुंचते हैं। वहाँ वे अपने पक्ष में फैसला करवाने की कोशिश करते हैं। जज भी खुलकर बता देता है कि मदद करना उसके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन बदले में उसे भी अपना फायदा चाहिए। जब अदालत की कार्यवाही शुरू होती है, उसी समय चायांग अचानक तबीयत खराब होने का नाटक करती है। इसी दौरान प्लाजा में किराएदार अपनी योजना के मुताबिक इमारत के अंदर ऐसा माहौल बना देते हैं कि हर तरफ पानी फैल जाता है और मरम्मत का बहाना तैयार हो जाता है। आखिरकार जज सुनवाई आगे बढ़ाने का आदेश देता है और विंसेंजो को फिर कुछ और समय मिल जाता है। उधर विंसेंजो अकेले प्लाजा के अंदर जाकर मेटल डिटेक्टर की मदद से तिजोरी की सही जगह तलाशने लगता है। वह हर मंजिल पर सावधानी से जांच करता है ताकि नीचे छिपे सोने की सही लोकेशन मिल सके। उसी दौरान एक एजेंट काफी देर से उसका पीछा कर रहा होता है। वह विंसेंजो को संदिग्ध समझकर पकड़ लेता है, लेकिन ऊंचाई और दूरी की वजह से उसके हाथ में मौजूद डिटेक्टर नहीं देख पाता। उसे लगता है कि विंसेंजो घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना कर रहा है। कुछ देर बाद गलतफहमी दूर होती है और विंसेंजो बिना अपना राज खोले वहाँ से निकल जाता है। इसी बीच जंग सोंगो, चोए और वू सांग के प्रमुख को एक मीटिंग रूम में बुलाता है। वहाँ वह पहली बार अपने परिवार का असली सच सामने रखता है। वह बताता है कि बैबल का साम्राज्य उसके पिता ने खड़ा किया था और सोंगो सिर्फ सामने दिखाई देने वाला चेहरा है। असली नियंत्रण हमेशा उसी के हाथ में रहा है। कमरे में बैठे सभी लोग मजबूरी में उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही चोए समझ जाती है कि अब कंपनी के भीतर ताकत का संतुलन पूरी तरह बदल चुका है। जंग अपना अगला कदम भी तुरंत उठा देता है। उसके लोग बैबल के खिलाफ खड़े एक गवाह को पकड़ लेते हैं और डायरेक्टर गिल उसे नशे का इंजेक्शन लगा देता है। दूसरी तरफ दवा से प्रभावित बाकी लोगों के पास भी पैसों से भरे बैग पहुंचा दिए जाते हैं ताकि पूरा मामला रिश्वत का दिखाई दे। कुछ ही देर बाद पुलिस सभी पीड़ितों को हिरासत में ले लेती है। चायांग उनके बचाव के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचती है और साफ कहती है कि बिना ठोस सबूत किसी को अपराधी साबित नहीं किया जा सकता। अब उसे समझ आ जाता है कि बैबल अदालत, पुलिस और पैसों तीनों का इस्तेमाल करके हर विरोधी को दबाने की कोशिश कर रहा है। ट्रायल शुरू होने से पहले जंग खुद विंसेंजो और चायांग से मिलने पहुंचता है। वह दोनों को समझाने की कोशिश करता है कि बैबल जैसी कंपनी के खिलाफ लड़ना उनके बस की बात नहीं है। खास तौर पर वह चायांग को निशाना बनाते हुए कहता है कि उसे विंसेंजो की बातों में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। चायांग उसकी बात सुनती जरूर है, लेकिन बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ विंसेंजो समझ जाता है कि सामने खड़ा आदमी सिर्फ घमंडी नहीं बल्कि हर चाल पहले से सोच कर चलता है। अदालत की कार्यवाही शुरू होते ही डायरेक्टर गिल को गवाह के तौर पर पेश किया जाता है। बैबल को पूरा भरोसा होता है कि उसकी गवाही उनके पक्ष को मजबूत कर देगी, लेकिन चायांग अचानक गिल की पत्नी को अदालत में बुला लेती है। वह सबके सामने बताती है कि उसका पति लंबे समय से नशे का आदी है और उसकी हालत पहले जैसी नहीं रही। ये खुलासा सुनते ही विंसेंजो अदालत से कहता है कि ऐसे व्यक्ति की गवाही पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। जज कुछ देर तक मामला संभालने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार उसे यह दलील माननी पड़ती है। इस तरह चायांग अपने क्लाइंट्स के लिए एक बार फिर थोड़ा और वक्त हासिल कर लेती है। अदालत से बाहर निकलते ही जंग का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सीधे सोंगो के पास पहुंचता है और उसकी नाकामी पर भड़क उठता है। बहस के दौरान सोंगो उससे ऐसा सवाल पूछता है जो माहौल पूरी तरह बदल देता है। वह पूछता है कि क्या वह अपने पिता की तरह उसे भी रास्ते से हटाने का इरादा रखता है।
लगता है। इसी पल अतीत की एक घटना सामने आती है जिसमें दिखाया जाता है कि उनके पिता गंभीर रूप से बीमार थे। उसी दौरान जंग ने डायरेक्टर गिल से जहरीला इंजेक्शन लगवाकर अपने ही पिता की मौत का रास्ता तैयार किया था। यह सच बताता है कि वह अपनी ताकत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उधर बैबल की लगातार चालों को देखते हुए विंसेंजो और चायांग अपनी अगली रणनीति तैयार करते हैं। दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सिर्फ अदालत के भरोसे यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती। उन्हें हर मोर्चे पर बैबल को कमजोर करना होगा। इसी बीच बैबल के खिलाफ सबूत जुटाने का काम भी तेज हो जाता है और कंपनी से जुड़े कई पुराने रिकॉर्ड खंगाले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जंग भी अपने लोगों को नए आदेश देता है ताकि कोई भी गवाह या सबूत पूरी तरह बदलने वाला था। बैबल अपने सबसे खतरनाक दांव चलने की तैयारी कर चुका था, जबकि विंसेंजो भी तय कर चुका था कि अब हर हमला उसी अंदाज में लौटाया जाएगा। आने वाले दिनों में ऐसे राज सामने आने वाले थे जो सिर्फ बैबल ही नहीं बल्कि कई बड़े लोगों की नींद भी उड़ा देने वाले थे। यही वह मोड़ था जहां से इस जंग का असली और सबसे खतरनाक दौर शुरू होता है। अगर आपको विंसेंजो की यह कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि पार्ट 2 अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि अगले भाग में विंसेंजो और बैबल के बीच ऐसी चालें चलेंगी जिनके बाद इस कहानी का हर किरदार हमेशा के लिए बदलने वाला है।